चेकलिस्ट इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की एरर्स के बारे में अपनी मालूमात को ताज़ा करें। कंपैरेटिव डिग्री। देखिए, एडजेक्टिव के बारे में हमने मुकम्मल तौर पे पढ़ लिया है। इसकी अब चेकलिस्ट है, थोड़ी सी दोहराई है। इस रिवीजन के बारे में यह है कि यहाँ पर जो 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इन 3 डिग्रीज के बारे में अपनी मालूमात को ताज़ा करें जो हमने लेक्चर्स पढ़े हैं। इसी लिस्ट में तमाम लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो नाउन, प्रोनाउन, अब हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लिया है। इसके बारे में अब इसके मेन पॉइंट्स हैं, इनकी रिवीजन है। नंबर 1 है कंपैरेटिव डिग्री। इसके बारे में यह है कि डिग्री डबल नहीं होती। नंबर 2 है मुकाबले के लिए देन लगाएं। और नंबर 3 है एक चीज़ का मुकाबला एक से करें। ये बात याद रखें, डिग्री डबल नहीं होनी चाहिए, मुकाबले के लिए देन लगाना है और एक चीज़ का मुकाबला एक चीज़ से करें। इसका मतलब ये कि शख्स का मुकाबला शख्स से करें, ना कि शख्स का मुकाबला उसकी खूबी से। अगर उसकी खूबी से करना है तो उसके लिए फिर रूल है, देन दैट ऑफ लगाते हैं। नंबर 2 है सुपरलेटिव डिग्री। नंबर 1 इसका जो पॉइंट है, डिग्री डबल नहीं होती। एक चीज़ का मुकाबला 3 या 3 से ज़्यादा से करें, डिग्री से पहले दा लगाएं। नंबर 3 है नो सुपरलेटिव डिग्री। मंदरजा झैल अल्फाज की सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेना है। यूनिक, एग्जाम्पलरी, परफेक्ट, कंप्लीट, सर्कुलर, राउंड, एक्सट्रीम, वर्ल्ड वाइड, एक्सीलेंट, यूनिवर्सल, ये वो लफ्ज़ हैं जिनके साथ सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगती और ना इनकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है। ये खुद कंप्लीट वर्ड है, तो इनके साथ सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगानी। यूज टू आफ्टर, अब इनके बाद आप लोगों ने देन नहीं लगाना, टू लगाना। ये वर्ड ऐसे हैं, इनके बाद आपने टू लगाना है, देन को काट के। सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रियर, प्रेफर, एल्डर, इनके बाद क्या लगाना है? टू लगाना है, देन नहीं लगाना। वेरी आर गुड, ये दो वर्ड हैं, वेरी आर गुड। अगर मुकाबला मकसूद ना हो तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाते, बल्कि वेरी लगाकर पॉजिटिव डिग्री लगाए। ही इज़ अ बेस्ट टीचर, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। यानी कि मुकाबला जब मकसूद ही नहीं है तो फिर हम इसके साथ सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री तब लगाते हैं जब दो बंदों का मुकाबला हो। सुपरलेटिव डिग्री तब लगाते हैं जब 3 या 3 से ज़्यादा बंदों का मुकाबला हो। जब मुकाबला है ही नहीं तो फिर हम इसको क्या करते हैं, हम पॉजिटिव डिग्री लगाकर वेरी लगा देते हैं। जैसे ही इज़ अ बेस्ट टीचर, इसकी जगह ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। नंबर 6 है देन दैट ऑफ। मुकाबले हमेशा दो चीज़ों की एक जैसी क्वालिटी के दरमियान होता है। अगर ऐसा ना हो तो देन के बाद दैट ऑफ लगाएं। मैंने पहले भी बताया है कि एक चीज़ का मुकाबला एक चीज़ से करें। एक चीज़ का मुकाबला मतलब दोनों की खूबी एक जैसी होनी चाहिए। अगर खूबी एक जैसी नहीं है, किसी और चीज़ से मुकाबला है, तो फिर देन के बाद दैट ऑफ लगाएंगे। लेटर, LATER लेटर, और LATTER लेटर, इन दोनों के दरमियान फ़र्क। LATER लेटर देर से वक्त को ज़ाहिर करता है, किसी सबक, कलम या नावल का आखिरी हिस्सा। LATTER लेटर जो है दो चीज़ों में से जिसका जिक्र बाद में आए उसे ज़ाहिर करता है। ये बातें याद रखें, आपको भूले नहीं कि स्पेलिंग के साथ इसको याद रखें। LATER लेटर देर से वक्त को ज़ाहिर करता है, और LATTER लेटर जो है जिस दो चीज़ें हों, जैसे कि फ़र्ज़ करो दो नाम आ गए, इरफान एंड कामरान, जो कामरान का जब जिक्र होगा तो उसको लेटर लगाएंगे। नंबर 10 है लेटेस्ट, लास्ट। अच्छा, लेटेस्ट रेफर्स टू टाइम, ताज़ा या जदीद, फ्रेश चीज़ को लेटेस्ट। तो लास्ट कहते हैं पोजीशन को, यानी कि कौन सी पोजीशन पर है, मकाम, मर्तबा। तो ये बात याद रखनी है, लेटेस्ट करता है वक्त को ज़ाहिर, यानी कि जो वक्त चल रहा है उसको ज़ाहिर करता है, फ्रेश।
और लास्ट जो है वो पोजीशन को ज़ाहिर करता है। नंबर 11 है एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें कन्फ्यूजन होती है। एल्डर एंड एल्डेस्ट रेफर टू द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। देखो एल्डर और एल्डेस्ट जो ब्लड रिलेशन होते हैं ना, खूनी रिश्ते, उनके लिए इस्तेमाल होता है। ऑलवेज यूज टू आफ्टर एल्डर, और एल्डर के बाद हमेशा टू लगाएं। डू नॉट यूज देन आफ्टर एल्डर, और एल्डर के बाद अगर देन लगा हो तो उसको काट कर टू में कन्वर्ट कर दे, और देन इसके बाद नहीं आता। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट रेफर टू पर्सन आउटसाइड द फैमिली। अब ओल्डर और ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है ना, ये जिसमें ब्लड रिलेशन ना हो, खूनी रिश्ते ना हो, तो उनके लिए इस्तेमाल होता है, और पुरानी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। फर्दर और फार्दर, फर्दर का मतलब होता है मजीद, किसी चीज़ के अलावा। फर्दर, फार्दर का मतलब फासले के लिए, कोई चीज़ कितने फासले पर है। नंबर 13 है मैनी आ ग्रेट मैनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैनी ए लार्ज नंबर ऑफ, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वर्ब का लगाने का फर्क है। मैनी आ टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, मैनी आ के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, यानी कि फाइल फेल वाहिद होता है। जैसे आर लगाओ तो आपने इज लगा देना है, तो हैव लगाओ तो हैज़ लगा देना है। इस तरह आ ग्रेट मैनी, काफ़ी ज़्यादा, दोनों का मतलब तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आ मैनी शुरू में आ जाए तो फिर ये प्लूरल वर्ब लगता है, ये उल्टा है एक दूसरे के। देखो मैनी आ जाए तो सिंगुलर वर्ब, आ मैनी आ जाए तो प्लूरल वर्ब। नो लेस देन, कम अज कम, इसका मतलब है नो लेस देन, कम अज कम। नो लेस देन रेफर्स टू क्वांटिटी, नो लेस देन याद रखें मिकदार को जाहिर करता है, और नो फ्यूअर देन जो है ना वो किसको जाहिर करता है, तादाद को जाहिर करता है। ये बात अपने याद रखनी है, तादाद को जो चीज़ जाहिर करे नो फ्यूअर देन, और नो लेस देन मिकदार के लिए। नंबर 15 है म्यूचुअल और कॉमन। ये दो म्यूचुअल हमेशा याद रखें, म्यूचुअल मीन्स रिसिप्रोकल, दो अशखास या अशय के दरमियान आपस में कोई बात हो, कोई मोहब्बत हो, म्यूचुअल कहलाती है, म्यूचुअल इस्तेमाल होगा। और कॉमन जो है ना मुश्तरका, यानी कि दो से ज़्यादा बंदों के दरमियान जो बात होती है उसे कहते हैं। कॉमन मीन्स शेयर्ड बाई ऑल मोर देन टू, दो से ज़्यादा जितने बंदे भी उनके लिए कॉमन लगाएं, और दो का जब जिक्र हो तो उसके लिए म्यूचुअल लगाएं। नंबर 16 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटल, ए लिटल, द लिटल। और नंबर 17 फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। लिटल, ए लिटल, द लिटल, ये मिकदार के लिए इस्तेमाल होता है। हार्डली एनी, मिकदार में कोई भी चीज़ बमुश्किल ही। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा याद रख रहे, लिटल, ए लिटल, द लिटल मिकदार के लिए, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू जो है ना तादाद के लिए। अब देखिए लिटल क्या होता है, लिटल होता है नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल। हार्डली एनी, इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग, सम, दाउ, नॉट मच, यानी कि ना होने के बराबर। आ लिटिल का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ हो, इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग, कि कोई चीज़ है सही, मुस्बत अंदाज में। द लिटिल का मतलब यह है सम दाओ नॉट मच बट ऑल देयर इज, जो कुछ थोड़ा या ज़्यादा, यानी कि जो चीज़ पहले से मौजूद है उसका जब जिक्र किया जाए मिकदार में कोई चीज़, तो फिर उसे क्या कहते हैं, द लिटल। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू बिल्कुल सेम इसका वही है, लिटल, ए लिटल और द लिटल का फ़र्क। फ्यू तादाद में ना होने के बराबर, आ फ्यू तादाद में कुछ ना कुछ हो, पॉजिटिव सेंस। और द फ्यू जो चीज़ पहले से मीनी मौजूद हो तादाद में, उसके बारे में जो बात की जाए उसे द फ्यू कहते हैं। फिर उसके बाद दिस काइंड और सॉर्ट ऑफ। देखें दिस काइंड ऑफ या दिस सॉर्ट ऑफ, ये दो लफ्ज होते हैं। दिस काइंड ऑफ प्लूरल नाउन, दिस काइंड लगाएंगे और साथ में नाउन जो है वो प्लूरल लगाएंगे। दिस सॉर्ट ऑफ लगाएंगे और साथ में प्लूरल, जैसे दिस काइंड ऑफ बुक्स, दिस सॉर्ट ऑफ बुक्स, दिस काइंड ऑफ पीपल, दिस सॉर्ट ऑफ पीपल, दिस काइंड ऑफ आइडियाज, दिस सॉर्ट ऑफ आइडियाज। तो ये कुछ रूल्स थे, हमने एडजेक्टिव का आज लेक्चर मुकम्मल कर लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको एक बार स्टडी करें, इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश ग्रामर दुरुस्त हो जाएगी।
एरर्स इन द यूज ऑफ टेंसेस, यानी कि टेंसेस के में जो गलतियां आती हैं ना, वो आज हम डिस्कस करेंगे। टेंसेस ज़माने, ज़माने तीन होते हैं, पास्ट गुजरा हुआ, प्रेजेंट मौजूदा और फ्यूचर आने वाला। तो इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। असल में तो दो ज़माने होते हैं, एक आने वाला और एक गुजरा हुआ। जो प्रेजेंट है वो पास्ट बन जाता है, जो आने वाला है वो प्रेजेंट बन जाता है। तो दो ज़माने होते हैं। तो लेकिन इसकी तकसीम हम तीन के हिसाब से करते हैं, पास्ट गुजरा हुआ, प्रेजेंट मौजूदा और फ्यूचर आने वाला। अब इनमें कुछ गलतियां होती हैं क्योंकि उर्दू और इंग्लिश में एक कुछ रूल है जो मुख्तलिफ हैं। अब मैं मिसाल देता हूं कि इंग्लिश और उर्दू में ये फ़र्क है कि इंग्लिश में 2 मरतबा फ्यूचर टेंस आ सकता है, लेकिन उर्दू में 2 मरतबा फ्यूचर टेंस आ सकता है। इंग्लिश में 2 मरतबा फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, उनमें से एक प्रेजेंट टेंस में आएगा। ये रूल आएंगे, आगे देखें। अब सबसे पहले पास्ट टेंस फॉलोड बाय पास्ट टेंस। अब कितनी बड़ी बात इसने किया है कि अगर एक टेंस में एक हिस्से में पास्ट टेंस हो, दूसरे हिस्से में ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस लगता है। अब रूल पढ़ते हैं। इफ देयर इज पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लास। हाँ, प्रिंसिपल क्लास का मतलब होता है मेन क्लास, जो बड़ी क्लास होती है। प्रिंसिपल, यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है ना प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है मेन। और यही वो फ़र्क होता है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। दो प्रिंसिपल होते हैं, एक PAL एंड पे आता है, इसका मतलब होता है किसी दफ्तर का प्रिंसिपल वगैरह, और या कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल। और आखिर में PLE हो तो उसका मतलब असूल होता है। तो यहाँ पर ये मेन क्लास के बारे में बात की जा रही है। देखिए, अगर मेन क्लास में, प्रिंसिपल क्लास में पास्ट टेंस हो, इट मस्ट बी फॉलोड बाय पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लास। तो जो इसके बाद क्लास आएगी उसको क्या कहते हैं, उसमें भी उसको मातहत क्लास कहते हैं, उसमें भी पास्ट टेंस इस्तेमाल होगा। हावेवर देयर आर टू एक्सेप्शंस टू इट। इसमें दो चीज़ें जो है ना वो इससे इस्तिस्ना है। मतलब दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आ भी जाए तो पास्ट टेंस नहीं लगाना। कैसे, अब देखें, इसको उर्दू पढ़ लेते हैं। अगर प्रिंसिपल क्लास में फ़ेल माजी पाया जाता हो तो इसके मातहत क्लास में भी फ़ेल माजी होगा। ताहम इस असूल की इस्तिस्नाई हालतें भी हैं। अगर मातहत क्लास में यूनिवर्सल ट्रूथ हो या साइंसी सच्चाई पाई जाए तो इसमें प्रेजेंट टेंस लगाएं। अब इसका मतलब यह है कि जब आप ये जुमले करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। हमने एक रूल पढ़ा है कि रूल क्या पढ़ा है कि अगर पहले हिस्से में प्रिंसिपल क्लास में पास्ट टेंस आए तो दूसरे हिस्से में सबऑर्डिनेट क्लास में पास्ट टेंस आएगा। तर्जमा जो भी बने, इसका इंग्लिश का एक रूल है कि पास्ट टेंस आना ही आना है। नंबर 1 है, देखिए, ही सेड दैट ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिया कॉलेज। अब इसमें गलती क्या है, देखिए इसमें गलती है ही सेड, से की दूसरी फॉर्म सेड लगा है तो पास्ट टेंस लगा है, और बाद वाले जो हिस्से में है सबऑर्डिनेट क्लास में इज लगा हुआ है, इसको वाज में कन्वर्ट कर देंगे। ही सेड दैट ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिया कॉलेज। इस तरह हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। उर्दू में मीनिंग जो भी निकले, आपका ये इंग्लिश का रूल है कि पहले हिस्से में पास्ट है, दूसरे हिस्से में ऑटोमेटिकली पास्ट आ जाएगा। नंबर 2 है, ही सेड दैट ही विल गो टू लाहौर टुमारो। ही सेड दैट ही वुड गो टू लाहौर टुमारो। विल की दूसरी फॉर्म वुड है, तो फिर क्या आएगा, पास्ट टेंस इस्तेमाल होगा। ही सेड दैट अर्थ मूव्ड राउंड द सन। अच्छा, रूल के मुताबिक तो जुमला दुरुस्त है। कैसे, क्योंकि पास्ट टेंस लगा है पहले हिस्से में, दूसरे में पास्ट, लेकिन यहाँ पर एक आफाकी सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके बारे में हमने कहा था कि ये तब्दील नहीं होता। ही सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अच्छा, जो कोई कोटेशन आ जाए जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये आ जाए तो ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी नहीं लिखेंगे, तो इसको ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखेंगे। तो ये दो चार लफ्ज़ हैं, दो रूल्स हैं, ख़ास तौर पे आफाकी सच्चाई या कोई कोटेशन या साइंसी सच्चाई हो तो फिर ये इसको तब्दील नहीं करते सेकंड पार्ट को, सबऑर्डिनेट क्लास को, वरना फिर इसको पास्ट टेंस में तब्दील करेंगे। आगे आ जाए, पास्ट टेंस फॉलोड बाय प्रेजेंट और फ्यूचर। अब पास्ट टेंस अगर हो तो बाद में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस लगा सकते हैं। कहाँ पर, देखें, द पास्ट टेंस इन प्रिंसिपल क्लास मे बी फॉलोड बाय प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। वही बात, अगर फिक्रे के पहले हिस्से में पास्ट टेंस हो
दूसरे में कोई आफाकी सच्चाई हो तो कोई भी टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर भी लगा सकते हैं और प्रेजेंट भी लगा सकते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है नंबर 3, ही सेड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स आएगा। अब है एरर्स ऑफ फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस की गलतियां, अब देखिए, वी यूज शेल विद आई एंड वी और आई के साथ आपने फर्स्ट पर्सन के साथ शेल लगाना है इन द फ्यूचर टेंस, एंड विल विद ही शी एंड दे, यानी कि बाकी सबके साथ आपने विल लगाना है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। ये इसमें आपने याद रखना है। लेकिन अगर फिक्रे में जोर दिया जाए, किसी बात पर फोर्स किया जाए, तो बिल्कुल ये दोनों तब्दील हो जाते हैं। आई वी के साथ विल लग जाएगा तो इसका मतलब है कि मैं ज़रूर ये काम करूँगा, तो आई विल या वी विल लग जाएगा। और अगर और इसमें जो फर्स्ट सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, यू ही शी इट दे, तो फिर उसके साथ शेल लग जाएगा। फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ शेल और बाकी तमाम अल्फाज के साथ विल लगाएं, लेकिन किसी बात पे जोर देने के लिए फिर इनको कन्वर्ट कर देंगे। वी विल गो टू कराची नेक्स्ट मंथ, वी शेल गो टू कराची नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ कराची जाऊंगा। दे शैल कम इन टाइम, दे विल कम इन टाइम। ये एक सादा जुमले हैं, लेकिन जब कोई जोर दिया जाए तो उसके लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दे शैल कम इन टाइम, ये आ जाएगा। लेकिन आजकल इसको विल ही लिखा जाता है, लेकिन रूल यही है कि किसी चीज़ पे जोर देने के लिए शैल और विल को कन्वर्ट कर देंगे एक दूसरे की जगह पर। नंबर 4 है फ्यूचर टेंस इज नेवर यूज ट्विस इन सेंटेंस। फ्यूचर टेंस को 2 मरतबा इस्तेमाल नहीं करते एक सेंटेंस में। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस शुड बी डन इन प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड द अदर इन फ्यूचर। तर्जमा देखिए, किसी फिक्रे में 2 दफ़ा फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करना गलत है। अगर ऐसा हो तो पहले हिस्से को प्रेजेंट में बदल दें और दूसरे को फ्यूचर में रहने दें। अब देखें, उर्दू में तो ठीक होगा, लेकिन इंग्लिश में ये रूल गलत है। आई शैल गो टू कराची एंड यू विल नॉट फॉलो मी, मैं कराची जाऊंगा और तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे, मेरा पीछा नहीं करोगे। उर्दू में तो दुरुस्त है और इसका तर्जुमा भी दुरुस्त नज़र आ रहा है, लेकिन हमने एक रूल पढ़ लिया है कि 2 फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं होंगे, तो फिर पहले हिस्से को हम किस में करेंगे, प्रेजेंट टेंस में कर देंगे। आई गो टू कराची एंड यू विल नॉट फॉलो मी, ये करेक्ट सेंटेंस है। नंबर 2 है आई शैल बी ड्राउंड एंड नो बॉडी विल सेव मी, आई ड्राउन एंड नो बॉडी विल सेव मी। हमने रूल पढ़ा है कि 2 फ्यूचर टेंस एक सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होते, तो उर्दू में हो जाएंगे लेकिन इंग्लिश में नहीं होंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस टेंस विद टाइम। एक्सप्रेशन सिंस एंड फॉर, अगर सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने कंटिन्यूस टेंस खाली नहीं लगाना, बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है। सिंस और फॉर इस चीज़ की अलामत है, परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट का टेंस जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। नंबर 5 है, देखो, इफ सिंस और फॉर इज यूज टू इंडिकेट टाइम इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ऑलवेज यूज हैज बीन एंड हैव बीन, हैड बीन इन द सेंटेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस या फॉर लगा हुआ हो तो इसे हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन लगाकर ठीक कर लें। अब ये बात याद रखें, सिंस और फॉर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस जहाँ से वक्त स्टार्ट होता है उसके लिए लगता है, फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम, तो मुकम्मल टाइम जो नंबर में दिया गया हो तो उसे क्या कहते हैं, हम फॉर लगाते हैं उसके लिए। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब सिंस आ गया तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग आएगा। इट वॉज स्नोइंग ऑन माउंटेन फॉर 2 days, इट हैड बीन स्नोइंग ऑन माउंटेन फॉर 2 days। हमने एक रूल पढ़ा है कि सादा जुमले तो इज़ार हम लग जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस में हो सकता है, लेकिन सिंस और फॉर का इस्तेमाल हो तो इसको परफेक्ट की तरफ ले जाएंगे। और परफेक्ट की पहचान क्या है, हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन, ये है।
नंबर 6 है डू नॉट यूज हैड प्लस तीसरी फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब in a simple sentence without adverb or conjunction. Change such sentences into past simple. अहम नुक्ता क्या है, किसी सिंगल फिक्रे में हैड के साथ तीसरी फॉर्म मत लगाए। सिंपल फिक्रे में पास्ट सिंपल में बदल दे, उसको पास्ट सिंपल में हमने बदल देना है। अलबत्ता हम हैड के साथ तीसरी फॉर्म दो सूरतों में लगा सकते हैं। नंबर 1 है फिक्रा डबल हो, यानी इसमें दो काम पाए जाए। जैसे ही हैड गॉन टू लाहौर व्हेन आई केम, यानी कि जब मैं आया तो वो लाहौर जा चुका था। तो नंबर 2 सिंगल फिक्रे में हैड के साथ तीसरी फॉर्म उस वक्त लगाएं जब इसमें कोई एडवर्ब या कंजक्शन पाया जाए। अब यहाँ पर ये बात रखें कि एडवर्ब और कंजक्शन क्या होते हैं। एडवर्ब जो है ना, ये हमेशा मॉडिफाई करता है या बयान करता है किसके बारे में, वर्ब की तारीफ करता है, यानी कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है, या किसी अपने जैसे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। एडवर्ब की बहुत सारी मिसालें हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ लोकेशन है। तो इसमें कुछ वर्ड इस्तेमाल होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, एडवर्ब्स इन इंग्लिश, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच और हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स। तो ये कुछ वर्ड वर्ब हैं जो बताते हैं हमें कि एडवर्ब क्या चीज़ होता है। हाउ मतलब कोई काम कैसे होता है, जैसे हम कहेंगे क्विकली, स्लोली, केयरफुली, बैडली, ये सारे लिखे हुए हैं। फिर है व्हेन, व्हेन का मतलब है कब होता है। टुडे, नाउ, यस्टरडे, सून, लेटर, टुमारो, ऑलरेडी, रिसेंटली और टू नाइट। वेयर, वेयर का मतलब ये होता है कि काम कहाँ पर होता है। हेयर, देयर, एवरीवेयर, नो वेयर, आउटसाइड, इनसाइड, अपस्टेयर्स, अब्रॉड, नियर बाय। हाउ मच का मतलब होता है कितनी मिकदार में होता है। वेरी, टू, ऑलमोस्ट, एनफ, कंप्लीटली, एंटायरली, हार्डली, जस्ट, टोटली। और हाउ ऑफन के कब होता है, यानी कि कैसे, किस औकात में होता है। ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, फ्रिक्वेंटली, डेली, वीकली। तो ये एडवर्ब हैं, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि एडवर्ब क्या चीज़ होती है। अगर ये फिक्रे में इस्तेमाल हों तो फिर आपने पास्ट परफेक्ट लगाना है। इसके बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है जो दो लाइंस, दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स को मिलाए उसको कंजंक्शन कहते हैं, जैसे एंड वगैरह, एंड, विच, वेयर। तो ये जो लफ्ज़ होते हैं ये कंजंक्शन होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को मिलाते हैं, उसको कहते हैं। अगर वो आ जाएं तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वरना हम सिंपल पास्ट जो टेंस है उसको में उसको तब्दील कर देंगे अगर ये चीज़ें ना हो। अब एडवर्ब्स देखें, इसमें एडवर्ब क्या इन्होंने बताए हैं। टिल तक, नेवर कभी नहीं, ऑलरेडी पहले ही, नेवर बिफोर इससे पहले कभी भी नहीं, एवर बिफोर इससे पहले। तो अगर ये जुमले में आ जाएं तो फिर आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, वरना नहीं, सिंपल में तब्दील करेंगे। अब सेंटेंस देख लें कि ही हैड गॉन टू लाहौर यस्टरडे, ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे। अब यहाँ पर देखें, इसमें ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो शो कर रहा हो कि इसमें एडवर्ब हो। इस फिक्रे में कंजक्शन एडवर्ब नहीं, इसलिए सादा पास्ट सिंपल लगा कर तब्दील करते हैं। पास्ट सिंपल की निशानी यह है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो ही हैड गॉन कट जाएगा, ही वेंट आ जाएगा। नंबर 2 है ही ऑलरेडी वेंट टू लाहौर, ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर। तो अब देखो ऑलरेडी इसमें कंजक्शन है, ऑलरेडी एक एडवर्ब है, एडवर्ब है, इसलिए सिंगल फिक्रे में तीसरी फॉर्म प्लस एडवर्ब लगा सकते हैं। नंबर 7 ऑलवेज यूज पास्ट सिंपल विद सच एक्सप्रेशंस अगो, यस्टरडे एंड लास्ट। ये तीन वर्ड ऐसे हैं
अगो, यस्टरडे और लास्ट, ये जब भी जुमले में इस्तेमाल हो तो याद रखें पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है। द यूज ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन अ सेंटेंस इंडिकेट अ पास्ट सिंपल टेंस। यस्टरडे, अगो, लास्ट नाइट या लास्ट डे, यानी कि लास्ट का लफ्ज आ जाए। अब इसकी उर्दू देख लें। मंदरजा बाला अल्फाज फ़िक्रे में पास्ट सिंपल को ज़ाहिर करते हैं। जब किसी फ़िक्रे में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हों तो इस फ़िक्रे को पास्ट सिंपल में बदल दें। सेंटेंसेस देखें। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। अब यस्टरडे का लफ्ज़ आया तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इसको पास्ट सिंपल में तब्दील करना है। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। ही हैज़ डाइड अ ईयर अगो। अगो आ गया तो इसको पास्ट सिंपल में तब्दील कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ही डाइड अ ईयर अगो। अब हमने एक रूल पढ़ा है, ये 3 वर्ड याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस्टरडे, अगो और लास्ट, ये जब भी जुमले में आ जाएं तो पास्ट इंडेफिनेट पास्ट सिंपल टेंस लगता है। नंबर 8, द यूज ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब्स इंडिकेट प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट। अब देखो ये जो वर्ड हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट को जाहिर करते हैं। मंदरजा वाला अल्फाज प्रेजेंट परफेक्ट या बाज़ औक़ात पास्ट परफेक्ट को भी जाहिर करते हैं। कौन से? टिल तक, नेवर कभी नहीं, जस्ट नाउ अभी अभी, ऑलरेडी पहले ही, एवर येट ये भी वर्ड इसमें शामिल हैं। अब देख लें इसके लिए जो सेंटेंसेस हैं। आई रिसीव योर लेटर जस्ट नाउ। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर जस्ट नाउ, कि मैंने आपका लेटर अभी अभी वसूल किया है। आई डिड नॉट पे द टेलीफोन बिल येट। आई हैव नॉट पेड द टेलीफोन बिल येट, मैंने अभी तक टेलीफोन का बिल पे नहीं किया है। आई ऑलरेडी वेंट टू स्टेशन। आई हैड ऑलरेडी गॉन टू स्टेशन। मतलब ये वर्ड जो मैंने आपको बताए हैं ये अगर जुमले में आ जाए तो परफेक्ट का टेंस लगता है, वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो। तो कौन सा है? टिल, नेवर, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, एवर, येट। अगर ये वर्ड इस्तेमाल ना हो तो फिर याद रखें पास्ट सिंपल इस्तेमाल होता है, तो पास्ट सिंपल में लगाना है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट जो होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई एडवर्ब या कंजक्शंस लाजमी हो या फिक्रे के 2 हिस्से हों तो फिर आपने लगाना है, वरना इसमें पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करें। परफेक्ट की निशानी यही है कि इसके अंदर कोई ना कोई कंजक्शन एडवर्ब होगा। कंजक्शन और एडवर्ब की मैंने तारीफ बता दी आपको कि एडवर्ब जो है वो किसी भी एडवर्ब, एडजेक्टिव या किसी वर्ब की तारीफ करता है, उनके बारे में हमें मालूमात फराहम करता है। कंजक्शन होता है जो 2 चीज़ों को मिलाता है, उसको कहते हैं कंजक्शन। तो ये वर्ड आपने याद रख लेना है। इससे आगे अब इन पे मबनी जो है एक्सरसाइज नंबर 18 है, जो इन्हीं के बारे में हमें बताती है, वो हम प्रैक्टिस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 18, करेक्ट द फॉलोइंग टेंसेस बेस्ड ऑन टेंसेस। ये टेंसेस पे मबनी है फ्रॉम रूल्स 1 to 8। तो देखिए अब जो हमने टेंस के जो रूल पढ़े हैं उन्हीं पे ये मबनी एक्सरसाइज है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आई थिंक आई विल हेल्प यू। नंबर 1 सेंटेंस है आई थिंक आई विल हेल्प यू, तो इसमें गलती है कि आई वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है। आई थिंक आई शैल हेल्प यू आएगा, तो यहाँ पर विल को शैल में कन्वर्ट करते हैं। नंबर 2 है शैल यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस, तो यहाँ पर 2 मिस्टेक हैं। एक तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया एंड पे, और दूसरी बात यह है कि यू थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ जो है ना हमेशा विल लगाते हैं, तो विल यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस यहाँ पर आएगा विल। नंबर 3 है इफ़ यू विल कम टू मी आई विल हेल्प यू। अब यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा है, वो रूल थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रूल ये है कि इंग्लिश के एक सेंटेंस में 2 फ्यूचर नहीं आते, तो अगर ऐसा आ जाए तो फिर आपने शर्तिया जहाँ पर शर्त पाई जाए उसको प्रेजेंट सिंपल में बदल देंगे। अब इफ़ यू विल कम टू मी का हम क्या करेंगे, इफ़ यू कम टू मी आएगा, विल कट जाएगा। इफ़ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। अच्छा यहाँ पर अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, तो फिर आई विल ठीक है। अगर सादा है अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो फिर आई शैल हेल्प यू आएगा।
तो यहाँ पर अब इसमें आप जो रूल के मुताबिक है, इफ़ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू, दुरुस्त ये बनता है। नंबर 4 है आई एम इल सिंस 3 months। अब हमने एक रूल पढ़ा है कि सिंस और फॉर जब इस्तेमाल हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है। तो आई हैव बीन इल सिंस 3 months, कि 3 महीनों से क्या है कि मैं बीमार हूँ। तो आई हैव बीन आएगा इसके साथ, तो फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, सिंस और फॉर में हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन इस्तेमाल होता है। नंबर 5 है ही हैड कम यस्टरडे। तो हमने एक रूल पढ़ा है यस्टरडे, लास्ट, अगो, ये 3 वर्ड आ जाएं तो फिर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस लगाना है। ही केम यस्टरडे आएगा, क्योंकि केम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो पास्ट सिंपल में लगती है। ही केम यस्टरडे। नंबर 6 है द सर्वेंट एडमिटेड दैट द कैप इज ब्रोकन बाय हिम। द सर्वेंट एडमिटेड, अब यहाँ पर देखो 2 हिस्से हैं। हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर प्रिंसिपल क्लाज या पहली क्लाज में पास्ट टेंस हो तो दूसरी क्लाज में ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है। तो देखें द सर्वेंट एडमिटेड दैट द कप वाज ब्रोकन बाय हिम, तो यहाँ पर वाज आएगा इज की जगह, क्योंकि इसको हम पास्ट टेंस में ले जाएंगे तो इज का जो पास्ट टेंस है वो वाज बनेगा। नंबर 7 है द वर्कर इज हंग्री फ्रॉम मॉर्निंग। द वर्कर इज हंग्री फ्रॉम मॉर्निंग, तो यहाँ पर मिस्टेक 2 हैं। एक तो है कि यहाँ पर फ्रॉम की जगह फार आएगा, जब फार आएगा तो यहाँ पर हैज़ बीन इस्तेमाल होगा। द वर्कर हैज़ बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग। हाँ, ये फार की जगह सिंस आएगा। फार होता है किसी नंबर वाली जो पीरियड होता है उसको लिए इस्तेमाल होता है, और सिंस होता है जहाँ से काम स्टार्ट हो। तो सिंस मॉर्निंग आएगा। द वर्कर हैज़ बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर अगर द वर्कर्स आ जाए तो हैव बीन आएगा। नंबर 8 है शी इज कुकिंग द मील फॉर 30 minutes। देखो भाई, यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर फॉर इस्तेमाल हो गया। सिंस और फॉर जब आ जाए तो फिर आपने हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन लगाना है। शी हैज़ बीन कुकिंग द मील फॉर 30 minutes, यहाँ पर हैज़ बीन आएगा क्योंकि शी सिंगुलर है तो इसीलिए हैज़ बीन इस्तेमाल होगा। नंबर 9 है शी सिंग हर पोएम टू द ऑडियंस। अब शी सिंग्स आएगा क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा तब होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो शी सिंग्स हर पोएम टू द ऑडियंस, ऑडियंस के सामने उसने अपनी पोएम को क्या किया, सुनाया या सुनाती है। तो 10 है ही आस्क्ड हिज सन व्हाई हैव यू नॉट डन यूर वर्क। अच्छा, हमने एक रूल पढ़ा है कि WH क्लास या क्वेश्चन वर्ड जो है वाई, वेयर, व्हेन, ये जब सेंटेंस के दरमियान में इस्तेमाल हो जाएं तो इसके बाद जो तरतीब है वो आपने सादा कर देनी है, क्वेश्चन मार्क वाली नहीं करनी। अब इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, ही आस्क्ड हिज सन व्हाई यू हैव नॉट, हैव यू नॉट नहीं, यू हैव नॉट डन यूर वर्क। इसकी तरतीब बिल्कुल सीधी कर देंगे, ये एक रूल है। नंबर 11 है ही हैज़ बीन डाइड टूडे। तो यहाँ पर आएगा ही डाइड टूडे। तो ये चीज़ हमने पहले पढ़ी है कि यस्टरडे, टूडे, लास्ट नाइट, ये वर्ड जब आ जाएं तो फिर क्या होगा, तो हम इसको सिंपल में इस्तेमाल करेंगे, ही डाइड टूडे। नंबर 12 है आई शेल नॉट कम हेयर अनलेस यू विल कॉल मी। अब देखो यहाँ पर 2 फ्यूचर टेंस इस्तेमाल हुए हैं, तो हमने क्या करना है कि हमने एक रूल पढ़ा है कि जब 2 फ्यूचर टेंस इस्तेमाल हों तो जहाँ पर शर्त वाला जो जुमला है उसको में हम क्या करेंगे, उसमें उसको सिंपल टेंस में लिख देंगे। तो यहाँ पर आएगा आई शेल नॉट कम हेयर, मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, अनलेस यू कॉल मी। यहाँ पर विल कटेगा क्योंकि अनलेस के बाद शर्त है, जब तक तुम कॉल नहीं करोगे मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। तो ये अनलेस के बाद क्या आ गया, यू कॉल मी आएगा, विल कट जाएगा। नंबर 13 है आई हैव नॉट रिटन टू यू लास्ट नाइट। वर्ड एक लास्ट आया है तो इसमें की वर्ड लास्ट है, तो हमने पढ़ा है कि इसको पास्ट सिंपल में तब्दील कर देंगे। आई
डिड नॉट राइट टू यू आएगा, आई डिड नॉट राइट टू यू लास्ट नाइट, डिड नॉट आ जाएगा, हैव नॉट कट जाएगा, बल्कि डू नॉट आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको प्रेजेंट सिंपल में करेंगे। तो आई डू नॉट राइट टू यू लास्ट नाइट, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है कि लास्ट यस्टरडे अगो ये आ जाए तो पास्ट सिंपल टेंस लगाना है, तो इस रूल के तहत ये फिर पास्ट इंडेफिनिट आई डिड नॉट राइट टू यू लास्ट नाइट, इस तरह ये जुमला दुरुस्त होगा। नंबर 14 है ही नीदर हैज नार विल एक्सेप्ट यूर टर्म्स। अब यहां पर देखो नीदर नार, अच्छे सेंटेंस में देखें नंबर 14 ही नीदर हैज नार विल एक्सेप्ट यूर टर्म्स, इसमें मिस्टेक है कि अगर नीदर के बाद हेल्पिंग वर्ब आए और साथ में वर्ब की फॉर्म आए तो नार के बाद भी वही आनी चाहिए। अब नार के बाद तो विल एक्सेप्ट लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब और एक्सेप्ट, लेकिन नीदर के बाद या नाइदर के बाद हैज प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही नीदर एक्सेप्टेड नार विल एक्सेप्ट यूर टर्म्स, ये दुरुस्त बनेगा। और एक्सेप्ट के यहाँ स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ACCEPT आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ नंबर 14 का, ही नीदर हैज एक्सेप्टेड नॉर विल एक्सेप्ट यूर टर्म। नंबर 15 है आई डिड नॉट नो दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर प्रेजेंट इसके प्रिंसिपल क्लास में अगर पास्ट टेंस हो तो सबऑर्डिनेट क्लास ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस में आएगा, लेकिन दो बातें, एक यूनिवर्सल ट्रूथ और एक साइंटिफिक ट्रूथ, यानी कि साइंसी सच्चाई या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो फिर आपने क्या करना है, उसको तब्दील नहीं करना, जबकि ये कोटेशन है और कोटेशन भी यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, तो फिर ये इसमें वही वैसे लिखा जाएगा आई डिड नॉट नो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये दुरुस्त होगा। नंबर 16 है दे फाउंड दैट द शिप इज लीकिंग, वही बात कि अगर पहले से में पास्ट टेंस है दूसरे से में ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस आ जाएगा, दे फाउंड दैट द शिप वाज लीकिंग। नंबर 17 है आई हैव नॉट मेट हिम सिंस 2 days। अब देखो आई हैव नॉट मेट हिम सिंस 2 days, यहाँ पर सिंस और फार की गलती है, फॉर 2 days आएगा, मैं 2 दिन से उससे नहीं मिला, क्योंकि जब गिनती में वर्ड आ जाए तो फिर आपने क्या करना है उसके लिए फॉर, और जहाँ से स्टार्टिंग टाइम होता है वहाँ पर सिंस लगना है, तो 2 days से मैं उससे नहीं मिला तो फिर यहाँ पर फॉर आएगा। नंबर 18 है आई न्यू दैट ही इज रॉन्ग, तो यहाँ पर पहले हिस्से में पास्ट टेंस से दूसरे हिस्से में ऑटोमेटिकली पास्ट आएगा, आई न्यू दैट ही वाज रॉन्ग। एरर्स इन द यूज ऑफ टेंसेस कंटिन्यूड, अब ये जो कंटिन्यू के टेंसेस हैं इनमें कुछ मिस्टेक होती हैं वो देख लेते हैं। मोर अबाउट टेंसेस, कंडीशनल टेंसेस, कंडीशनल टेंसेस क्या होते हैं, शर्तिया जुमले, उनमें कुछ मिस्टेक होती हैं वो देख लेते हैं। In a conditional sentence, if the first part contains had plus third form of verb, अगर पहला हिस्सा had plus third form हो, the second part must contain would have, should have, might have plus third form। तो ये आप बात याद रखें, दूसरा हिस्सा भी ऑटोमेटिकली क्या होगा फिर पास्ट टेंस होगा, लेकिन कौन सा पास्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा देखें, वुड हैव, शुड हैव या माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर शर्ती जुमले के पहले हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आए तो दूसरे हिस्से में वुड हैव, माइट हैव, शुड हैव या कुड हैव और तीसरी फॉर्म लगाएं। सेंटेंस देखें, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड पास, करेक्ट सेंटेंस है इफ ही हैड वर्कड हार्ड, देखो वर्कड हार्ड उसने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा है तो ही वुड हैव पास, तो हमने रूल पढ़ा है कि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा देना है। इफ ही वेंट टू लाहौर ही वेंट हैव, ही वुड हैव ब्रॉट टॉयज फॉर मी, इफ ही हैड गॉन टू लाहौर ही वुड हैव ब्रॉट टॉयज फॉर मी। अब देखो इसमें दूसरे पार्ट में दिया गया है ही वुड हैव ब्रॉट टॉयज फॉर मी,
तो पहले में उसने पास्ट डेफिनेट टेंस दिए, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में तब्दील कर देंगे। इफ ही हैड गॉन टू लाहौर ही वुड हैव ब्रॉट टॉयज फॉर मी। तो ये हमारा एक रूल था, वो हमने पढ़ लिया। आगे देखें, नंबर 10 है ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद लेट एंड टू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट और टू के साथ हमेशा फेल की पहली फॉर्म लगाएं। देखो, लेट हिम ले देयर, लेट हिम लाई देयर, लाई की दूसरी तीसरी फॉर्म है लाई ले लेन, तो फिर यहां पर क्या आएगा, लाई देयर। ही डिसाइडेड टू हैव गॉन देयर, ही डिसाइडेड टू गो देयर, तो यहां पर क्या आएगा, टू गो देयर आएगा, टू हैव गॉन इनकरेक्ट है। हमने एक रूल पढ़ा है, लेटर टू के बाद हमेशा फेल की पहली फॉर्म आती है। नंबर 11 है ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब टू मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सवालिया फिक्रा बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाएं। वेयर ही वेंट इन द इवनिंग, वेयर डिड ही गो इन द इवनिंग, वेयर ही क्राइज, वेयर डज ही क्राई। नोट, डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो एक और बात याद रखें कि मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर ये WH क्लास, ये क्वेश्चन वर्ड वाली क्लास शुरू में आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड पहले पहले लिखना है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर आपने सब्जेक्ट और आगे फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, अगर पास्ट हो या प्रेजेंट हो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब इस्तेमाल होगा डू, डज या डिड, तो इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। अगर यही वर्ड क्वेश्चन वर्ड किसी सेंटेंस के दरमियान में इस्तेमाल हो, तो फिर इनके साथ क्या होगा, इनकी जो आगे तरतीब होगी वो सादा होगी और उसमें किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन या सवालिया बनाने के लिए, क्योंकि उसके बाद ये सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है, यानी कि पॉजिटिव टेंस इस्तेमाल होगा, मस्बत जुमला इस्तेमाल होगा, सवालिया फिक्रा नहीं होगा। यहाँ पर एक रूल है, सवालिया फिक्रा बनाने के लिए जब आप क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं शुरू में, तो उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है। नंबर 12 क्या है, डू नॉट यूज नॉट आफ्टर फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब ही मना करना होता है, नेगेटिव सेंस है, और एक फार्मूला है कि दो नेगेटिव जब आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम फॉरबिड लिखेंगे तो नॉट नहीं लिखेंगे। फॉरबिड और फॉरबैड के बाद नॉट मत लगाएं। ही फॉरबेड मी नॉट टू स्मोक, उसने मुझे स्मोकिंग से मना किया, तो ये सेंटेंस का तर्जमा है। लेकिन जब हम पहले इनकरेक्ट सेंटेंस का तर्जमा करें तो फिर क्या बनेगा, उसने मुझे स्मोकिंग करने से मना नहीं किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा ही फॉरबेड मी टू स्मोक, तो यहाँ फॉरबेड जब लिख दिया तो नॉट इसमें से कट जाएगा, कि उसने स्मोकिंग करने से मुझे मना किया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे एक पॉइंट आ रहा है, द यूज ऑफ एज इफ, ओनली, एज इफ, ओनली, ये तीन वर्ड हैं, ये मुख्तलिफ वर्ड है, आगे देखते हैं। नंबर 13 है ऑलवेज यूज वर और पास्ट टेंस। ये देखो, बात याद रखना है कि वर लगाना है या पास्ट टेंस की कोई शक्ल लगानी है, जैसे हैड बीन हो गया। आफ्टर एज इफ, अगर एज इफ आ जाए और एज दाओ आ जाए और इट इज टाइम ये वर्ड आ जाए, इट इज हाई टाइम ये आ जाए, आई विश, आई वुड रादर। अब ये जो कुछ वर्ड हैं दोबारा देख लें, एज इफ, एज दाओ, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, आई विश, आई वुड रादर। अगर ये जुमले में आ जाएं तो इनके फौरन बाद आपने वर लगाना है या पास की कोई सी शक्ल लगानी है, टेंस लगाना है। तो अब देखें सेंटेंस देखें, इनकरेक्ट और करेक्ट। ही ऑर्डर्स मी एज इफ आई एम हिज ब्रदर, कि उसने मुझे हुक्म दिया जैसे मैं उसका भाई हूं। ही ऑर्डर्स मी एज इफ आई वर हिज ब्रदर। अब यहाँ पर आपके जहन में एक बात आएगी कि आई के साथ तो वाज लगना चाहिए, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है कि एज इफ के बाद या तो वर लगेगा या पास की कोई शक्ल लगेगी। तो यहाँ पर एम जो है ना, उसकी पास की कोई शक्ल वाज या वर है, तो वाज या वर में से वर लगेगा, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ लिया है। अब देखिए, आई वुड रादर, नंबर 2 है आई वुड रादर यू अप्लाई फॉर द पोस्ट। आई वुड रादर यू अप्लाइड फॉर द पोस्ट। अब देखो, आई वुड रादर के बाद आपने पास्ट की कोई शक्ल लगानी है, तो यहाँ पर अप्लाई की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, तो अप्लाइड, पास्ट की कोई शक्ल आ गई, पास्ट इंडेफिनिट की शक्ल आ जाएगी। इट इज टाइम वी गो आउट।
अब यहाँ पर देखें इट इज टाइम के बाद आपने पास्ट की शक्ल लगानी है, इट इज टाइम वी वेंट आउट, सेकंड फॉर्म लग गई। आई विश आई स्टे एट होम, आई विश आई स्टेड एट होम। नंबर देखो वर्ब फॉलोड बाय एज, कि कुछ वर्ब जो इस्तेमाल होते हैं उनके बाद एज लगाना जरूरी है। जैसे द फॉलोइंग वर्ब्स आर फॉलोड बाय एज, कौन कौन से वर्ब है देखें, रिगार्ड, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, और दो चार लफ्ज और भी हैं, वो इनके बाद हमेशा एज इस्तेमाल होता है। देखें इनकरेक्ट सेंटेंस देखें कि शी इज रिगार्डेड द ओल्डेस्ट वुमेन इन द स्ट्रीट, कि वो औरत जो है ना गली में सबसे बुजुर्ग औरत या पुरानी औरत समझी जाती है। शी इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट वुमेन इन द स्ट्रीट। हमने रूल पढ़ा है कि रिगार्ड के बाद आपने क्या करना है, पास्ट टेंस ये एज लगाना है। नंबर 2 है ही इज डिस्क्राइब्ड द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ही इज डिस्क्राइब्ड एज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब इसमें लफ्ज डिस्क्राइब ये भी शामिल है। तो कौन कौन से वर्ड हैं देख लें दोबारा, रिगार्ड, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे तस्वीर कशी करना, मेंशन जिक्र करना किसी चीज़ का, डिफाइन तारीफ करना, ट्रीट सलूक करना। तो फिर इनके बाद और एक लफ्ज डिस्क्राइब भी उसने दे दिया है, तो इनके बाद हमेशा एज इस्तेमाल होगा। तो बाज़ाहिर तो जुमला हमें दुरुस्त नजर आएगा, लेकिन ये एज का वर्ड जो आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। नंबर 3 है ही इज ट्रीटेड द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ हिस्ट्री। अब ही इज ट्रीटेड एज द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ हिस्ट्री। अब देखो हमने एक वर्ड पढ़ लिया है, अब हमें जब पहला सेंटेंस इनकरेक्ट देखते हैं तो ये हमें दुरुस्त महसूस होता है, लेकिन जब रूल आपके जहन में आएगा तो आप ऑटोमेटिकली इसको दुरुस्त कर सकते हैं कि रूल के मुताबिक इस सेंटेंस में ट्रीट का एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जिसके बाद एज इस्तेमाल होना था, वो नहीं हुआ तो आपने इस्तेमाल कर दिया, तो आपका जुमला क्या हो गया, दुरुस्त हो गया। तो ये वर्ड आप दोबारा देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिगार्ड, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, मेंशन, डिफाइन, डिस्क्राइब, ये वर्ड अगर जुमले में आ जाएं तो इनके बाद हमेशा क्या लगता है, एज, ए एस एज लगता है। नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। नोट, मंदरजा झैल अफ़आल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं लगाते। कौन कौन से हैं देख लें, कीप, ब्रेक, क्वालिफाई, इनलिस्ट, बैथ, फीड, स्टील, स्टॉप, मेक, हाइड, शेव, ड्रेस। इन जो है ना वर्ब्स के साथ, ये वर्ब है मतलब फेल है, कोई काम है, तो इनके साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं लगाते। ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम स्कूल, इनकरेक्ट है। ही केप्ट अवे फ्रॉम स्कूल, ये करेक्ट है। लेट अस हाइड आवर सेल्व्स इन द रूम, लेट अस हाइड इन द रूम। अच्छा देखें, लेट के बाद और बिटवीन के बाद हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव के साथ आते हैं। देखें लेट अस लिखा हुआ है, ठीक है, लेट मी, लेट हिम, तो ऐसे अल्फाज लिखते हैं। और दूसरी गलती ये क्या है, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें नहीं आता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई, माई सेल्फ, वी, आवर सेल्फ, यू, यूअर सेल्फ, ही, हिमसेल्फ, शी, हर सेल्फ, दे, देम सेल्व्स, और इट, इट सेल्फ, वन, वन सेल्फ। ये कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो सेल्फ या सेल्फ लगा देने के साथ बन जाते हैं। नंबर 3 है ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ एज अ टीचर, ही क्वालिफाइड एज अ टीचर। तो ये हमने पढ़ लिया है कि इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब इनके साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं और कुछ वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनके साथ नहीं लगाते हैं। तो ये कौन से वर्ब्स हैं देख लें, वर्ब्स फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, मैंने बता दिया था आपको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आई, माई सेल्फ, वी, आवर सेल्व्स, यू, यूअर सेल्फ, ही, हिम सेल्फ, शी, हर सेल्फ, दे, देम सेल्फ, इट, इट सेल्फ, वन, वन सेल्फ। यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नंबर 15 देखें, यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स, अवेल, अक्विट, अक्विट का मतलब होता है छोड़ देना, absent, ड्रिंक, अवेंज, अवेंज का मतलब होता है इंतकाम लेना, इंजॉय। ये कुछ वर्ड हैं, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
लगाते हैं। He could not avail of opportunity. He could not avail himself of opportunity. नंबर 2 है he acquitted credibility. ये लफ्ज है creditably in the examination. He acquitted himself. acquit के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि he है तो इसका himself आएगा। creditably in the examination. नंबर 3 है he absented from the class. he absented himself from the class. ये थे कुछ वर्ड जिनके साथ जो है ना हमने क्या करना था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना था। ये वर्ब्स हैं अवेल, अक्विट, absent, ड्रिंक, अवेंज, इंजॉय। अच्छा, इंजॉय के बारे में एक पॉइंट है। इंजॉय के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। अगर इंजॉय के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो फिर इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। Number 16, and do not use that with clauses beginning with interrogative words such as what, where, why, when, if, etc. अगर किसी फिक्रे में सवाल या फिक्रा आ रहा हो तो इसके साथ दैट मत लगाएं। यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे कि व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन। ये क्वेश्चन वर्ड जो भी हैं, हाउ, तो ये अगर जुमले में आ जाएं तो आपने फिर इसके साथ दैट नहीं लगाना, फिर आपने क्वेश्चन वर्ड ही लगा देना है, दैट को काट देना है। अब देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस देखें, ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई लिव्ड। वैसे लफ्जी मायने तो इसको दुरुस्त है, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है कि क्वेश्चन वर्ड और दैट एक साथ इकट्ठे नहीं आते, तो फिर आपने क्या करना है, दैट को काट देना है। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ये करेक्ट है। नंबर 17 है इनसाइड अ सेंटेंस द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस बिकम्स पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि फिक्र के अंदर अगर सवाल पूछा गया हो, फिक्रे के अंदर अगर सवाल पूछा गया हो तो इससे मुस्बत फिक्रे की शक्ल में लिखें, यानी पहले फाइल बाद अज़ाम फेल। यानी कि इसमें अब देखें आपको खुद ही समझ आ जाएगी। नंबर 17 में ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई कमिंग, वैसे तो ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है कि जब फिक्रे में क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं तो फिर आपने फिक्रे को मुस्बत अंदाज में यानी कि सादा सेंटेंस में लिखना है। जैसे ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज कमिंग, ये करेक्ट है। पहले फाइल बाद अज़ाम फाइल, सवालिया अंदाज गलत है। फाइल आई के बाद फेल लगाया गया है मुस्बत अंदाज में, यानी कि आपने जुमले की तरतीब मुस्बत अंदाज में कर देनी है अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के दरमियान में आए। अब चेक लिस्ट देख लें इन द यूज ऑफ टेंसेस। टेंसेस की चेक लिस्ट है। फ्यूचर टेंस नंबर 1 है आई वी के साथ शेल प्लस पहली फॉर्म। ये सारा हमने पढ़ लिया है, सिर्फ दोहराई है। आप देख लें आई वी के साथ शेल प्लस पहली फॉर्म इस्तेमाल करें, इनके शेल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, और आई वी के साथ शेल लगाना है। बाकी फाइलों के साथ व्हील प्लस पहली फॉर्म। ये याद रखें, शेल और व्हील के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है, शेल आई वी के साथ, और बाकी फाइल के साथ सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ आपने व्हील लगाना है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर किसी चीज़ पर जोर दिया जाए तो फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं आई वी के साथ व्हील और बाकी सबके साथ शेल। नो टू फ्यूचर टेंसेस इन अ सेंटेंस। नंबर 2 देखें, किसी फिक्रे में दो फ्यूचर टेंस मत लगाएं। पहले को प्रेजेंट सिंपल में बदल दें और दूसरे को फ्यूचर रहने दें। देखें मैंने ये रूल पहले पढ़ा दिया, एग्जाम्पल भी दे दिए। उर्दू में ये दुरुस्त हो सकते हैं, जैसे कि मैं कल आऊँगा तो आपके लिए तोहफा लाऊंगा, ये तो दुरुस्त है, लेकिन इंग्लिश में तो ये इनकरेक्ट होगा। इसमें पहला जो है ना, आपने विल या शैल काट देना है उसको प्रेजेंट सिंपल में, और बाकी दूसरे वाले विल को रहने, वेल या शैल को रहने देना है आप लोगों ने। सिंस फार, अब सिंस फार को देखें, इसका इस्तेमाल हमेशा से कन्फ्यूजन पैदा करता है। हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में लगाएं। ये 3 टेंसेस में इस्तेमाल होता है सिंस और फॉर फार। सिंस और फार लगता कहाँ पर है? सिंस लगता है जहाँ से पीरियड टाइम स्टार्ट होता है, यानी कि सिंस मॉर्निंग, सुबह से, शाम से, 5 बजे से, जहाँ से वक्त स्टार्ट होता है। और फार होता है पीरियड ऑफ टाइम, टोटल पीरियड दिया जाता है, जैसे कि 2 आवर्स, 2 मंथ्स, 3 ईयर्स, ऐसे है, तो फिर इसके लिए फार लगता है। नंबर 4 है डू नॉट यूज हैड एंड थर्ड फॉर्म इन अ सिंगल सेंटेंस। किसी सिंगल फिक्रे में हैड और तीसरी फॉर्म मत लगाएं, ऐसे फिक्रे को पास्ट सिंपल में बदल दें। ठीक है, हैड और तीसरी फॉर्म तब लगाएं उसके अंदर कोई कंजक्शन हो, 2 फिक्रे हों, 2 क्लासेस हों, या कोई ना कोई एडवर्ब हो जो क्या करे, किसी वर्ब की तारीफ करे,
किसी एडजेक्टिव की तारीफ करे तो उसमें हो तो एडवर्ब वगैरह हो तो फिर आप लोगों ने हैड प्लस द फॉर्म लगानी है, अदरवाइज उसको पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में बदल दें। और पास्ट सिंपल क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। नंबर 5 है always use had in a double mid sentence or in a single sentence with some adverb। अब ये वही बात आ गई, had के साथ तीसरी फॉर्म डबल फिक्रे में लगाएं। ये बात समझ आ गई। सिंगल फिक्रे में had उस वक्त लगाते हैं जब इसमें कोई एडवर्ब हो। एडवर्ब कौन से होते हैं, ऑलरेडी, टिल, सेल्डम, नेवर वगैरह दिए गए हों तो फिर अपने क्या करना है, तो इसके अंदर आपने एडवर्ब लगाना, ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है, अदरवाइज इसको पास्ट सिंपल में ही तब्दील करना है। ये कुछ वर्ड आ गए हैं, इनको देखें। नंबर 6 है ऑलवेज यूज पास्ट सिंपल विद अगो, यस्टरडे एंड लास्ट वीक, नाइट। अब ये वीक यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, WEEK आएगा वीक, हफ्ता, हफ्ते को कहते हैं, और ये वीक होता है कमज़ोर। अगो, लास्ट, यस्टरडे के साथ हमेशा पास्ट सिंपल लगाएं। जब भी ये 3 वर्ड आ जाएं, यस्टरडे, लास्ट, अगो, और तो फिर आपने क्या करना है, पास्ट सिंपल लगाना है। नंबर 7 है यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यूज प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट विद ऑलरेडी, जस्ट, नाउ, एवर, नेवर, येट, एटसेट्रा। तो याद रखें कि ये ऑलरेडी, नेवर, जस्ट नाउ, एवर एंड येट के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट लगाना है। वही हैड प्लस थर्ड फॉर्म या हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। नंबर 8 है ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब्स बिफोर द सब्जेक्ट इन एन इंट्रागेटिव सेंटेंस। सवाल फिक्र बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब्स फाइल से पहले ज़रूर लगाएं। वेयर ही वेंट इन द इवनिंग इनकरेक्ट है, वेयर डिड ही गो इन द इवनिंग। देखिए ये क्वेश्चन वर्ड के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये जुमले में आ जाएं शुरू में तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आएगा शुरू में, वेयर के बाद, इनके क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म। और अगर ये जुमले के दरमियान में आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर आपने इसको तरतीब सादी रख देनी है। जैसे कि अब ये सेंटेंस ऊपर वाला इनकरेक्ट है, वेयर ही वेंट इन द इवनिंग दुरुस्त है, वेयर डिड ही गो इन द इवनिंग ये दुरुस्त है। अगर इससे पहले कोई सेंटेंस होता तो फिर हम वेयर के साथ ही गोज या ही वेंट इन द इवनिंग ऐसे लिखते हैं। नंबर 9 है यूज एज आफ्टर द वर्ब डिस्क्राइब, मेंशन, पोर्ट्रे, डिपिक्ट एंड रिगार्ड। देखिए कुछ वर्ड होते हैं इनके बाद आपने एज का इस्तेमाल करना है। कौन से, देखिए ये वर्ब्स हैं, फेल क्या है, डिस्क्राइब, मेंशन, रिगार्ड, पोर्ट्रे, रादर। इनके बाद आपने हमेशा क्या करना है, एज लगाना है। नंबर 10 है यूज वर और पास्ट टेंस आफ्टर आई विश, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, आई वुड रादर, एज इफ, एज दाउ। ये कुछ वर्ड हैं, इनके बाद आपने हमेशा पास्ट टेंस लगाना है। अगर वाज या वर लगाना हो तो उसमें वर लगाएंगे। आप कौन कौन से वर्ड हैं देख लें, आई विश, आई वुड रादर, इट इज़ हाई टाइम, एज दाउ, एज इफ, इट इज़ टाइम। इनके बाद वर लगाएं या पास्ट टेंस की कोई शक्ल लगाएं। नंबर 11 है इन अ कंडीशनल सेंटेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म इज फॉलोड बाय वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव। देखिए शर्तिया जुमलों के बाद के पहले हिस्से में अगर हैड प्लस तीसरी फॉर्म हो, याद रखें हैड और तीसरी फॉर्म हो शर्तिया जुमले में, यानी कि इफ़ के साथ शुरू हो जाए, कोई शर्त हो, तो दूसरे हिस्से में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव और तीसरी फॉर्म लगाएंगे। ये बस याद रखना है आपने। इसके सारे सेंटेंस मैंने ऊपर सॉल्व कर दिए हैं, जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नंबर 12 है ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म विद लेट एंड टू। लेट और टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं, ठीक है, ये बात याद रखें, ये इंग्लिश का अटर रूल है। नंबर 13 है डू नॉट यूज नॉट विद फॉरबिड। फॉरबिड के बाद नॉट मत लगाएं, क्योंकि फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, तो नॉट लगा देंगे तो ये इनकरेक्ट बन जाएगा। फॉरबिड के बाद नॉट मत लगाएं। नंबर 14 है always use past tense in a subordinate clause if there is a past tense in the principal clause। देखिए अगर प्रिंसिपल क्लास में पास्ट टेंस हो तो इसके बाद आने वाले फिक्रे में पास्ट टेंस लगाएं, यानी कि पहले हिस्से में अगर पास्ट टेंस दूसरे हिस्से में ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस आएगा। ये कुछ रूल थे, हमने पढ़ लिए हैं, अब इनकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 19 है एरर्स ऑफ टेंसेस बेस्ड ऑन रूल नंबर 8 to 15। यानी कि कुछ रूल्स मैंने पढ़ाए हैं, वो रूल आपने देख लेने हैं, उनकी बेस पर ये मतलब है करेक्शन। लेट द बुक्स ले वेयर दे आर। अब यहाँ पर करेक्शन
क्या करनी है, लेट द बुक्स, लेट और के बाद और टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, तो लेट द बुक्स लाई वेयर दे आर। बाकी इसमें कोई इनकरेक्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो इसमें मिस्टेक है, सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म लगनी है। लेट के बाद हमने एक रूल पढ़ा है, वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। नंबर 2 है ही absented फ्रॉम द क्लास। अब हमने एक रूल पढ़ा है कि absent के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही absented himself फ्रॉम द क्लास। नंबर 3 है इफ ही हैड बीन वेल्दी ही वुड हेल्प हिम। अब हमने एक रूल पढ़ा है कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो फिर इसके बाद वाली क्लास में आपने वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा। ये शर्तीय जुमले होते हैं, कंडीशनल क्लासेस होती हैं, तो इनमें ऐसे लगता है इफ ही हैड बीन वेल्दी ही वुड हैव हेल्प्ड हिम आएगा, ये करेक्ट है। नंबर 4 है ही इंजॉयड हिमसेल्फ द मैच। ये इनकरेक्ट है क्योंकि इंजॉय का बारे में हमने एक रूल पढ़ा है कि इंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते, अगर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। ही इंजॉयड हिमसेल्फ ऑफ द मैच इनकरेक्ट है, ही इंजॉयड द मैच ये करेक्ट है। नंबर 5 है ही इज रिगार्डेड द बेस्ट सिंगर ऑफ द टाउन। अच्छा, रिगार्डेड के बाद हमने पढ़ा है कि एज लगाना है, ही इज रिगार्डेड एज दी बेस्ट सिंगर ऑफ द टाउन, ये करेक्ट है। हमने कुछ रूल पढ़े हैं कि कुछ वर्ब्स के बाद जो है ना आपने क्या करना है कि एज लगाना है, तो उसमें रिगार्ड भी शामिल था, तो रिगार्ड के बाद आपने क्या करना है, एज लगा देना है। नंबर 6 है इट इज़ टाइम वी लीव द ऑफिस। अब हमने कुछ वर्ड पढ़े थे, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, एज इफ, एज दाउ, इनके बाद हमेशा पास्ट टेंस लगता है या वर लगता है, तो फिर क्या आएगा, वी लेफ्ट आएगा। नंबर 6 को देखें, इट इज़ टाइम वी लेफ्ट द ऑफिस। नंबर 7 है आई विश आई सी हर अगेन। ये वही 6 सेंटेंस के मुताबिक आई विश आई सा हर अगेन, यहाँ पर सा आएगा क्योंकि पास्ट टेंस में ले जाना है। आई विश आ जाए, इट इज़ टाइम आ जाए, एज इफ, एज द वगैरह ये आ जाए, तो आपने क्या करना है, पास्ट टेंस की कोई शक्ल लगानी है। नंबर 8 है शी टॉक्स एज दाउ शी इज अ फिल्म स्टार। तो देखें शी टॉक्स एज दाउ आ गया है, तो हमने पढ़ा है कि इसको पास्ट टेंस में ले जाएंगे, शी वर ए आ फिल्म स्टार। अब यहाँ पर आप एक सवाल पूछेंगे शी वाज आता है, तो हमने एक रूल पढ़ा है कि एज दाउ, एज इफ, इट इज टाइम, इनके बाद हमेशा वर लगाएं या पास्ट टेंस की कोई शक्ल लगाएं, तो फिर यहाँ पर शी वर आएगा। 9 है ही वॉक्स एज इफ ही इज लैम, तो यहाँ पर आएगा ही वर लैम, ये वही रूल चलता आ रहा है। नंबर 10 है इफ ही हैड अप्लाइड ही वुड गेट द जॉब। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, पहले हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा है, तो दूसरे हिस्से में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। इफ ही हैड अप्लाइड ही वुड हैव गॉट द जॉब, ये करेक्ट है। नंबर 11 देखिए ही माइट हैव रिटन अ लेटर इफ आई इन्फॉर्म्ड हिम। तो यहाँ पर पहला हिस्सा बाद में दिया और बाद वाला हिस्सा पहले दे दिया है, तो इसको दुरुस्त कर लेते हैं। ही माइट हैव रिटन अ लेटर, ये तो करेक्ट है। इफ आई हैड इन्फॉर्म्ड, यहाँ पर आई हैड इन्फॉर्म्ड आएगा क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। नंबर 12 है लेट हिम वेंट टू कॉलेज। तो लेट हिम गो टू कॉलेज, लेट के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं, वेंट को गो में तब्दील करें। नंबर 13 है ही इनलिस्टेड हिमसेल्फ इन द आर्मी, ये इनकरेक्ट है, इनलिस्ट के बाद नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है। नंबर 13 देखें ही इनलिस्टेड इन द आर्मी, ये करेक्ट है। नंबर 14 है ही फेड हिमसेल्फ ऑन मिल्क। तो फेड ये जो फीड है, तो इसके बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना, तो ही फेड ऑन मिल्क आएगा। नंबर 15 है ही अवेंज्ड ऑन द एनिमी, ये इनकरेक्ट है क्योंकि अवेंज के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। ही अवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन द एनिमी। दे कंसिडर्ड हिम एज अ ग्रेट फूल। अब देखो यहाँ पर देखें ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ ग्रेट फूल, ये करेक्ट है। अच्छा, इसमें जो करेक्शन है वो ये है कि कंसिडर्ड को जो है ना, इसके बाद हमने ये पढ़ा है कि हम क्या करेंगे कि एज को काट देंगे। दे कंसिडर्ड हिम अ ग्रेट फूल। हमने एक रूल पढ़ा है कि ये हिमसेल्फ तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा कि इसमें एज कट जाएगा। नंबर 16 है दे कंसिडर्ड हिम
अ ग्रेटफुल, ये करेक्ट है। नंबर 17 है ही आस्क्ड मी व्हेन आई केम। ही आस्क्ड मी व्हेन आई केम, तो फिर क्या है इसका? ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड कम, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस में आता है व्हेन और इफ, तो व्हेन आई हैड कम। ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड कम। अब यहाँ पर दो तरह से दुरुस्त होगा, क्योंकि व्हेन आई हैड कम लिखेंगे तो पहले हिस्से में ही वुड हैव आस्क्ड मी आएगा, तो फिर ये वैसे तो करेक्ट नजर आ रहा है ही आस्क्ड मी व्हेन आई केम, ये वैसे दुरुस्त है क्योंकि पहले से पास्ट टेंस है, दूसरे में पास्ट टेंस है। लेकिन इसको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर यह आ जाएगा ही आस्क्ड मी की जगह ही वुड हैव आस्क्ड मी व्हेन आई हैड कम। नंबर 18 है आई डू नॉट नो वेयर वाज ही एट दैट टाइम। अब इसमें करेक्शन क्या है? इसमें करेक्शन ये है कि क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो क्वेश्चन वर्ड का हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर ये सेंटेंस के दरमियान में इस्तेमाल हो तो उसके बाद इसकी जो तरतीब है वो मस्बत अंदाज में कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखेंगे और जो फाइल है वो पहले आ जाएगा। तो करेक्ट बनेगा आई डू नॉट नो वेयर ही वाज एट दैट टाइम, यानी कि ही पहले आ जाएगा, वाज बाद में। नंबर 19 है ही सेड टू देम इफ कैन यू हेल्प मी। ये इनकरेक्ट है क्योंकि आपने पढ़ा है कि क्वेश्चन वर्ड इसमें इफ भी है, हाउ भी है, वेयर भी है, ये अगर आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसकी जुमले की तरतीब दुरुस्त कर देनी है। नंबर 19 है ही सेड टू देम इफ यू कुड हेल्प हिम। अब यहाँ पर कैन की जगह कुड आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले हिस्से में पास्ट टेंस है, दूसरे हिस्से में ऑटोमेटिकली हमने पास्ट कर देना है और जुमले की जो तरतीब है वो सही कर देनी है मस्बत अंदाज में। ही सेड टू देम इफ यू कुड हेल्प मी, तो ये दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 20 है पाकिस्तान वुड हैव वन द मैच इफ द प्लेयर्स प्लेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर हैड प्लेड आएगा क्योंकि वुड हैव वन ये थर्ड फॉर्म लग चुकी है, तो यहाँ पर इफ द प्लेयर हैड प्लेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह करेंगे तो जुमला दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा है कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म अगर कंडीशनल सेंटेंस में हो तो बाद वाले जुमले में क्या करना है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है। तो इसको जुमले को तरतीब उल्ट की हुई है, शर्तिया जुमला बाद में लिखा है और जो इसकी जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो पहले लिख दी है। तो जुमला तो वैसे दुरुस्त है, पहले भी लिखा जा सकता है कंडीशनल सेंटेंस और बाद में भी, लेकिन इसके जो रूल हैं उसके मुताबिक ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 20 मिक्स सेंटेंसेस बेस्ड ऑन टेंसेस। अब टेंसेस के सारे रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। इसमें अब जो हमने जो पढ़ना है वो ये है कि जो मिस्टेक्स होती हैं टेंसेस में उस पे ये बेस्ड एक्सरसाइज है, मिक्स है। तो अभी इसको पढ़ते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। नंबर 1 है आई एम सिटिंग हेयर फॉर आवर्स। अब यहाँ पर सिंस और फॉर का इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसको दोहराई भी करते जाएंगे रूल्स को ऐसा ऐसा, और आपको ताकि रिवीजन होती जाए और आपको सेंटेंस करेक्ट करने में आसानी हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रूल आपके रिवीजन हो जाएंगे और आपको रूल याद हो जाएंगे। अब नंबर 1 में आई एम सिटिंग हेयर फॉर आवर्स, पहली बात तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल हुआ है कि मैं घंटों से यहाँ पर बैठा हूँ, तो यहाँ पर आपने सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई टेंस लगाना है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ये बनेगा आई हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर आवर्स। नंबर 2 है शी जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। अब देखो हमने पढ़ा है जस्ट, जस्ट नाउ, एवर, ये जो वर्ड है ना, जो एडवर्ब होते हैं, अगर ये सेंटेंस में यूज हों तो आपने क्या करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है। तो शी हैड जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, ये करेक्ट बनेगा। नंबर 3 है असलम हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम 5 days। अब यहाँ पर वही सिंस और फॉर का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर
या फ्रॉम की जगह फॉर 5 days आएगा, करेक्ट है। असलम हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days आएगा, यहाँ पर फ्रॉम कट जाएगा। नंबर 4 है वेयर दिस रोड लीड टू। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, वेयर डज दिस रोड लीड टू आएगा, ये करेक्ट है, क्योंकि वेयर के बाद हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। अगर पास्ट टेंस हो तो डिड लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल है तो फिर क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। वेयर डज दिस रोड लीड टू। नंबर 5 है आई आस्क्ड हिम व्हाट ही एट। ये इस तरह बनेगा, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड ईटन, ये भी करेक्ट है। और इसके साथ अगर पहले से में वुड है प्लस थर्ड फॉर्म लगा दें, वो भी दुरुस्त है। यहाँ पर क्या दिया गया, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड ईटन, ये करेक्ट बनेगा। नंबर 6 है इफ़ ही वुड हैव वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर दोनों में वुड हैव लगाया, जो कि इनकरेक्ट है। जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके अंदर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है। अब इसको करेक्ट करते हैं नंबर 6 को। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, ये करेक्ट है। अगर वो सख्त मेहनत करता तो पास हो जाता। नंबर 7 है वाई यू लेफ्ट द रूम विदाउट माई परमिशन, ये करेक्ट बनेगा, क्योंकि वाई या वर्ड क्वेश्चन वर्ड फिक्रे के शुरू में आ चुका है, तो फिर आपने क्या करना है, इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ये पास्ट डेफिनेट टेंस का जुमला है, तो फिर आपने क्या करना है, वाई डिड यू लीव द रूम विदाउट माई परमिशन। नंबर 8 I consider it as a badly arranged function। तो इसमें जो करेक्शन है वो इस चीज़ की है कि इसमें एज नहीं आएगा, आई कंसिडर इज अ बैडली अरेंज फंक्शन, क्योंकि हमने एक रूल पढ़े हैं कुछ जिनके बाद एज आता है और कुछ के बाद एज इस्तेमाल नहीं होता। तो फिर क्या आएगा, आई कंसिडर्ड इट अ बैडली अरेंज्ड फंक्शन। नंबर 9 है हिमालयाज लाई इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, करेक्ट है। हिमालयाज के साथ यहाँ पर द लगेगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और ये क्या करना है, ये तखसीस कर रहा है एक पहाड़ी सिलसिले की। तो द हिमालयाज लाई इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये करेक्ट बनेगा। नंबर 10 है इफ ही वॉज अलाइव टूडे ही वुड अप्रिशिएट मी, वही कंडीशनल सेंटेंस है, इफ आ गया है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरे में वुड है प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा, इफ ही हैड बीन अलाइव टुडे ही वुड हैव अप्रिशिएटेड मी आएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11 है ही इज इल मैनर्ड सिंस चाइल्डहुड, कि वो बचपन से ही बदतमीज है, तो क्या आएगा, सिंस और फॉर का इस्तेमाल हुआ है तो परफेक्ट का कोई सा टेंस आएगा, ही हैज बीन इल मैनर्ड सिंस चाइल्डहुड। नंबर 12 है ही सेड दैट ही कैन हेल्प मी, तो यहाँ पर करेक्ट है, पहले से मैं पास्ट का जो हिस्सा है प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट क्लास भी इसकी पास्ट में ही आएगी, तो ही सेड दैट ही कुड हेल्प मी, ये करेक्ट है। नंबर 13 है ही क्राइड एज इफ ही इज हर्ट। अच्छा, एज इफ एज दाओ इट इज टाइम इट इज हाई टाइम आई विश ये आ जाए तो फिर इसके बाद आपने वर लगाना है या फिर पास की कोई शक्ल लगानी है, तो यहाँ पर इज की जगह आपने वर में कन्वर्ट कर देना है। नंबर 13 है ही क्राइड एज इफ ही वर हर्ट। हर्ट, लफ्ज हर्ट होता है और वो जो दिल होता है उसको हार्ट कहते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी ये है। नंबर 14 है आई हैव एंड विल लैंड यू मनी। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें आई हैव, तो आई इसमें सब्जेक्ट है, तो फिर इसके बाद विल में विल को तब्दील करेंगे शैल में, आई के साथ हैव तो आता है, वो तो दुरुस्त है। आई हैव एंड शैल लैंड यू मनी। नंबर 15 है ही इंक्वायर्ड दैट हाउ फादर वाज फीलिंग। अब यहाँ पर करेक्शन है कि दैट की अगर सेंटेंस में दैट आ जाए और क्वेश्चन वर्ड आ जाए, अब क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ क्वेश्चन वर्ड है, तो दैट को काट देंगे, ही इंक्वायर्ड हाउ फादर वाज फीलिंग, ये दुरुस्त होगा। नंबर 16 है
प्लीज टेल मी वेयर इज योर फादर। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दरमियान में इस्तेमाल हुआ है, तो आगे जो तरतीब है वो हमने क्या कर देनी है, दुरुस्त कर देनी है या मस्बत कर देनी है। तो क्या आएगा, प्लीज टेल मी वेयर योर फादर इज, ये करेक्ट होगा। बी चूज देखिए, नंबर 1 है आई हैड बॉट दिस टेबल 10 ईयर्स अगो। आई हैड बॉट दिस टेबल 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले मैंने ये टेबल खरीदी। तो फिर अगो इसमें वर्ड आ गया, तो आपने इसमें को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है, आई बॉट दिस टेबल 10 ईयर्स अगो। नंबर 2 है आई सून केम टू नो व्हाट ही दैट ही इज अ क्लेवर फेलो। तो यहाँ पर पास्ट, पहले हिस्से में पास्ट टेंस है, दूसरे हिस्से में ऑटोमेटिकली पास्ट आएगा। आई सून केम टू नो दैट ही वाज अ क्लेवर फेलो। नंबर 3 है मिस्टर सलीम इज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज सिंस 2008। तो यहाँ पर सिंस और फॉर का इस्तेमाल हुआ है, तो परफेक्ट का टेंस आएगा, मिस्टर सलीम हैज बीन द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज सिंस 2008। नंबर 4 है नीदर ही केम नार ही हैज सेंट अ लेटर। इसकी करेक्शन यह है कि अगर नीदर नार इधर आर के साथ कोई जो चीज़ नीदर के बाद इस्तेमाल हो वही नार के बाद इस्तेमाल होनी है। तो यहाँ पर देखो नीदर ही केम लिखा हुआ है, तो नार ही हैज सेंट, तो हम इसको ऐसे तब्दील करेंगे नंबर 4 सेंटेंस को, नीदर ही हैज कम नार ही हैज सेंट अ लेटर। इसका एक रूल है, जो पहले के बाद लगे वही दूसरे के बाद लगेगा, नीदर नार इधर आर। नंबर 5 है दे पे नॉट अटेंशन टू देयर ओल्ड फादर। अब यहाँ पर ये सेंटेंस दो तरीके से हल होगा, दे पे नो अटेंशन आएगा, पे नो अटेंशन होता है, या दे डिड नॉट पे अटेंशन होता है। अब देखें, दे डिड नॉट पे अटेंशन टू देयर ओल्ड फादर, ये करेक्ट है, या दे पे नो अटेंशन टू देयर ओल्ड फादर, ये करेक्ट है। दो तरीके से दुरुस्त होगा ये। नंबर 6 है वाई डज सच डिस्टर्बिंग थिंग्स एग्जिस्ट। अब देखो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है डज, ये तो दुरुस्त लगा है, वाई के बाद डज लगा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो लग गया हम, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना है सब्जेक्ट के मुताबिक। यहाँ पर सच डिस्टर्बिंग थिंग्स, ये इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, तो थिंग्स यहाँ पर प्लूरल है, तो ये आएगा वाई डू सच डिस्टर्बिंग थिंग्स एग्जिस्ट। यहाँ पर डू आएगा डस की जगह, क्योंकि सच डिस्टर्बिंग थिंग्स जो है क्या है, ये प्लूरल है। तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी साथ ही डज जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो फिर आपने डू लगाना है। नंबर 7 है ही टोल्ड हिज सन दैट ब्रिंग अ कप ऑफ टी। ही टोल्ड हिज सन दैट ब्रॉट अ कप ऑफ टी, ये दुरुस्त होगा। या इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करें तो ही ऑर्डर्ड हिज सन ब्रिंग अ कप ऑफ टी, ये दुरुस्त होगा। इसको इन्वर्टेड कामाज में लिख सकते हैं, या ही ऑर्डर्ड हिज सन टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी, ये भी लिख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर गलती है पास्ट की, क्योंकि पहले हिस्से में पास्ट है, दूसरे हिस्से में ऑटोमेटिकली पास्ट आएगा। तो ही टोल्ड हिज सन दैट ब्रॉट अ कप ऑफ टी, ये तो रूल के मुताबिक दुरुस्त होगा। लेकिन वैसे इसको अगर इनडायरेक्ट में करें तो ही ऑर्डर्ड हिज सन टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी, ये करेक्ट होगा। दोनों तरीके से हो सकता है। नंबर 8 है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो यहाँ पर टाइम एंड टाइड जब दो चीज़ें एंड के साथ जुड़ जाएं तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसी इसका इजाफा नहीं होता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। तो यहाँ पर वेट फॉर नन आएगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। नंबर 9 है ही इज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव फॉर 2 months। अब सिंस और फॉर का इस्तेमाल है, देखें सिंस और फॉर के इस्तेमाल में आपने क्या करना है कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करेंगे सिंस और फॉर को। तो यहाँ पर ही हैज़ बीन द क्लास रिप्रेजेंटेटिव फॉर 2 months। अब मंथ्स के स्पेलिंग लिखे हुए हैं MONTHS आएगा, ठीक है ना, ये इनकरेक्ट है ये जो स्पेलिंग है। तो ही इज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा, तो ही हैज बीन
द क्लास रिप्रेजेंटेटिव फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि सिंस और फॉर के इस्तेमाल में परफेक्ट कंटिन्यूस के कोई टेंस लगता है, तो यहाँ पर इज लगा है तो हम हैज बीन लगाएंगे। नंबर 10 है वाई यू रोट इनकरेक्ट सेंटेंस लास्ट टाइम। अब देखो यहाँ पर लास्ट लफ्ज आ गया है, तो ये हमें शो कर रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, वाई यू रोट। अच्छा, अब आप कहेंगे ये तो वर्ब की पहले सेकंड फॉर्म लगी हुई दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है। वो क्या है कि वाई के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो डिड है। वाई डिड यू राइट, फिर इसको वर्ब की पहली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे रोट को। वाई डिड यू राइट इनकरेक्ट सेंटेंस लास्ट टाइम, और एंड पे इसके क्वेश्चन मार्क आएगा। नंबर 11 है आई शैल बी ड्राउंड एंड नो वन विल हेल्प मी। आई शैल बी ड्राउंड एंड नो वन विल हेल्प मी। अब इसमें दो फ्यूचर टेंस इस्तेमाल हुए हैं, तो हमने एक रूल पढ़ा है कि दो फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं हो तो पहले हिस्से को हमने क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल में तब्दील कर देना है। आई ड्राउंड एंड नो वन, आई ड्राउन एंड नो वन विल हेल्प मी, ये तो दुरुस्त ऐसे होगा। तो अगर इसको पास्ट में करना है, आई ड्राउंड एंड नो वन वुड हेल्प मी आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट सिंपल में करना है, तो आई नंबर 11 को देखा, आई ड्राउन एंड नो वन विल हेल्प मी, ये करेक्ट है। नंबर 12 है वाई ही रोड दैट फुलिश लेटर। अब यहाँ पर वही पास्ट सिंपल का है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा। वाई डिड ही राइट दैट फुलिश लेटर, ये करेक्ट होगा। नंबर 13 है द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो यहाँ पर क्या है, तो आपने देखना है कि पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, क्योंकि हमने हैड जो प्लस थर्ड फॉर्म उस वक्त लगाना है जब दो सेंटेंस हों, दो क्लासेस हों, तो वो उसके साथ हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। या इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे तर्जमा कर सकते हैं कि डॉक्टर के आते आते मरीज दम तोड़ चुका था। ये हम सेंटेंस पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। नंबर 14 है ही वॉक्स एज इफ ही इज लैम। हमने फिर वही पढ़ा, रूल दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। एज इफ, एज दाओ, इट इज टाइम, आई विश, इट इज हाई टाइम, ये अगर वर्ड आ जाए तो इनके बाद हमेशा वर लगता है, ये पास्ट की कोशिश टेंस लगता है। देखें, ही वॉक्स एज इफ ही वर लेम आएगा। नंबर 15 है ही हैज ऑफन बीट एट टेनिस। ही हैज ऑफन बीट एट टेनिस। अब इसमें देखें क्या चीज़ है। अच्छा, इस सेंटेंस को हम दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। देखो, जो काम रोज़मर्रा ज़िंदगी में किया जाए तो क्या अक्सर औकात वो मुझे क्या करता है, टेंस में हरा देता है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर दुरुस्त क्या है, ही ऑफन बीट्स मी एट टेनिस, ये दुरुस्त होगा। अगर ऐसे भी करना है तो बीटन इसकी थर्ड फॉर्म है, ही हैज़ ऑफन बीटन मी एट टेनिस, तो यहाँ पर दुरुस्त होगा, क्योंकि उसने वो मुझे अक्सर औकात यानी कि क्या वो करता है, टेनिस में शिकस्त दे देता है। तो फिर क्या होता है, तो ये एक रूटीन वर्क है, या मतलब जो आप कह सकते हैं कि ऑफन का इस्तेमाल हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें इस्तेमाल हो सकता है। तो बेहतर इसका जो ग्रामेटिकली करेक्शन है वो यह है, ही हैज़ ऑफन बीटन मी एट टेनिस, या ही ऑफन बीट्स मी एट टेनिस, ये दोनों तरीके से दुरुस्त हो सकता है।